हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की क्लास में एक नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पूरी अर्थमेटिक में। कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब चक्रवर्ती ब्याज, और बहुत कैलकुलेटिव सवाल इससे पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस टॉपिक से आपके सवाल पूछे ही जाएंगे। और सबसे डिफिकल्ट लेवल के जो सवाल बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं। इस टॉपिक में हम जितने भी कंसेप्ट हैं, सबसे पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे कि कौन कौन से तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। फिर इन कंसेप्ट को समझने के बाद में हम टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे जो भी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी सवालों को करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने भी यहाँ पे कंसेप्ट रहने वाले हैं वो सारे कंसेप्ट बिल्कुल डिटेल वे में समझाने वाला हूँ। इसमें हम बेसिक तरीका भी सीखेंगे, इसमें हम एग्जाम अप्रोच भी सीखेंगे, ट्रिक कैसे बनाते हैं वो भी चीजें हम समझेंगे। जितने भी तरीके हो सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, तो सबसे पहले हम उन पर बात करेंगे और फिर इसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर कोई स्टूडेंट है वो कंप्लीट अर्थमेटिक पढ़ना चाहता है तो आप प्ले स्टोर से अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मैथ विद गजानंद ऐप, और वहीं से आपको यहाँ पे अर्थमेटिक का पेज दिख जाएगा। अभी ये जो ऐप है वो आपको इसमें सारे कंसेप्ट, ऑल टाइप वाइज क्वेश्चंस, जितने भी लेवल वाइज क्वेश्चंस है वो इसमें आपको बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा, फिर मॉडरेट लेवल के, फिर एडवांस लेवल के, ऐसे लेवल वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जितने भी ट्रिक्स हो सकते हैं वो सारे ट्रिक्स इसमें रहने वाले हैं। और ये जो कोर्स आपको 9,999 का दिख रहा है, यही कोर्स आपको ओनली 549 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी अगर आप यहां से कोड अप्लाई करोगे, मैथ्स01 अप्लाई करोगे, तो इसमें 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट अर्थमेटिक सीखने को मिलेगी बिल्कुल डिटेल वे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं कंसेप्ट आपको समझा देता हूं कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपसे 1 से 2 सवाल तो इसी टॉपिक से पूछे जाने वाला है, और बहुत कैलकुलेटिव सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको ये 6 से 7 तरीके अगर पता होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, तभी आप इन सवालों को कर सकते हो। क्योंकि देखो, यहाँ पे जितने भी सवाल रहेंगे उसमें कोई ना कोई एक बेस्ट तरीका होगा, चाहे वो रेशियो वाला तरीका हो, चाहे वो फ्रैक्शन वाला तरीका हो, या फॉर्मूला वाला तरीका हो। तो कोई ना कोई एक ऐसा तरीका होता है जिससे क्वेश्चन है वो ईजी बन जाता है। वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में हम कौन सा तरीका लगाए ताकि ये सवाल है वो ईजी हो सके। तरीके तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हर तरीके से जो सवाल करोगे तो फिर कैलकुलेटिव बहुत सारी कैलकुलेशन आ जाती है, और फिर क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते, टाइम ज्यादा लग जाता है। तो इसलिए हमें सारे तरीके पता होने चाहिए। कोई ना कोई तरीका ऐसा होता है जो इजी बना देता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बिल्कुल इजी सा एक एग्जांपल ले लेता हूं, और इजी सा एग्जांपल से हम देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि प्रिंसिपल है वो 10,000 दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा ले रहा हूं, और रेट आपको दे दिया यहाँ पे 10%। टाइम दे दिया, मैं पहले 2 साल का ही ले रहा हूं, यहाँ पे 3 साल के लिए, 4 साल के लिए अलग अलग हो सकता है, तो 2 साल के लिए देख लेते हैं। ठीक है, इसका देखो बेसिक तरीका क्या है। सबसे पहले मैं बेसिक तरीका बात करता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इससे से आपको पता चल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज लगना। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा चीजों को, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि पूरा डिटेल से मैं एक क्लास में कंप्लीट कर सकूं। तो मैं बेसिक से आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा दूंगा कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से निकाला जाता है। देखो, बेसिक तरीका ये हो गया, 10,000 रुपए हैं तो ब्याज पर ब्याज लगता है, तो पहले साल आपके पास 10,000 रुपए 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10,000 रुपए 10% का इंटरेस्ट कितना हो गया, तो आप बोलोगे 1,000 रुपए। तो आपको पहली साल 1,000 रुपए मिल जाएगा, और जैसे ही दूसरी साल आप इंटरेस्ट देखोगे तो दूसरी साल वो 1,000 तो मिलेंगे ही, सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा उसका। तो इसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट ही होता तो दूसरे साल भी 1,000 रुपए मिल जाता, तो 2 सालों का ब्याज 2,000 हो जाता। बट सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जो पिछले साल इंटरेस्ट और मिला है उस पर और इंटरेस्ट मिलेगा। यानी 10 जो आपके पास में 1,000 रुपए हैं, जो ये 1,000 और ये 1,000 है, तो ये जो पिछले साल 1,000 मिला है इस पर और दूसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसका 10% और। तो हमेशा ध्यान रखना, इस पे जो पहली साल इंटरेस्ट मिलता है इसी का 10% होता है, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 रुपए और हो जाएगा। तो टोटल उसको कितने रुपए मिलेंगे इंटरेस्ट के तौर पे, 1,000, 1,000 और 100 रुपए। तो टोटल यहाँ पे, यहाँ तो इसको 2,000 और प्लस एक्स्ट्रा ये मिल गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा है, तो ये टोटल कितना हो गया आपके पास में, 2,100 रुपए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे कितना होगा, 2,100 रुपए होगा। ये पहला तरीका हो गया आपका बेसिक तरीका। यहीं पे आपसे ये पूछा गया होता है कि इसका अमाउंट कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा। तो 10,000 में आप 2,100 जोड़ दोगे तो 12,100 रुपए इसका मिश्रधन हो जाएगा, यानी इसका अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा तरीका जो आपने हमेशा पढ़ा होगा, फॉर्मूला वाला तरीका। फॉर्मूला मेथड। अब आपको फॉर्मूला पता होगा भाई, अमाउंट का क्या है, ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है ये। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होगा, प्रिंसिपल है
1 प्लस आर बाई 100 है, इसकी पावर जो भी टाइम दे रखा है वो कर दीजिए, तो ये अमाउंट आ जाएगा। और इस अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को हटा दूं, भाई जो मिश्र धन आया है, अमाउंट आया है, उसमें से अगर मैं प्रिंसिपल को हटा दूं तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए यहां पे आप क्या कर दोगे, सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट कर दोगे, 10,000 है, 1 प्लस 10/100 और इसमें से 10,000 घटा दोगे, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तब भी आपका 2100 आ जाएगा। क्लियर है यहां से? ये दूसरा तरीका, कभी हम फॉर्मूला नहीं लगाते, कभी भी हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत बड़ा मेथड है ये। इसके बजाय हम यहां से इसी सवाल को रेशियो से कर देंगे, फ्रैक्शन से कर देंगे। इस सवाल को फ्रैक्शन से कैसे करोगे? तीसरा तरीका बता रहा हूं मैं, फ्रैक्शन वाला तरीका, फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड क्या होगा भाई, 10% आपको दे रखी है तो 10% की फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, 1/10 होती है। इसका मतलब ये होता है कि पहले साल 10 रुपए का अगर प्रिंसिपल है तो एक साल के एंड में कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा, 1 बढ़कर 10 रुपए से 1 रुपए बढ़कर 11 बन जाएगा। तो आप ये बोलोगे कि प्रिंसिपल अगर, अच्छा मैं यहां से फ्रैक्शन मेथड बताऊं, तो फ्रैक्शन मेथड ऐसे कर दो आप भाई, अगर यहां 10 रुपए हैं तो एक साल में बढ़कर कितना हो जाएगा, 11 रुपए हो जाएगा। तो यहां अगर प्रिंसिपल 10,000 है, अगर प्रिंसिपल 10,000 है तो एक साल के एंड में यही प्रिंसिपल बढ़कर 10 से 11 हो जाएगा, यानी अमाउंट आ जाएगा एक साल बाद में। और दूसरे साल 2 साल के लिए बोला है तो दूसरे साल के लिए भी क्या कर दोगे, वापस से वही रेट है तो 10 से 11 हो जाएगा। अगर रेट अलग होती है तो यहां पे लिख देते आप अलग, तब भी यहां पे कंसेप्ट आ जाएगा अलग का भी। तो ये आपका आ जाता है अमाउंट। क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। तो अमाउंट निकालोगे यहां से, और जब इसको सोल्व करोगे दोस्त, यहां से 100 हो गया, 121,000 हो गया, यानी 12,100 रुपए अमाउंट आ गया। और अगर आपको यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इसमें से प्रिंसिपल घटा दोगे, अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल घटा दोगे तो क्या आपके पास में 2100 रुपए इसका ब्याज आ गया क्या? ये हो गया आपका फ्रैक्शन वाला तरीका। चौथा तरीका यहां पे रेशियो वाला तरीका, चौथा तरीका रेशियो मेथड। रेशियो मेथड भी सेम इसी तरीके से फ्रैक्शन से ही करोगे भाई। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 10 रुपए की ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट होगा कि 10 रुपए का प्रिंसिपल है वो बढ़कर कितना हो गया, 11 हो गया पहली साल में। पहली साल में 10 से 11 हो गया, दूसरी साल में भी रेट सेम ही है तो 10 से 11 हो गया, यानी जो आपको टाइम दे रखा है वो इसकी पावर कर दोगे। अगर 3 साल दे रखा होता तो क्यूब कर देते, अगर 4 साल दे रखा होता तो पावर 4 कर देते। तो यही प्रिंसिपल क्या बन गया आपका, 100 से 121 हो गया। प्रिंसिपल कितना हो गया, 100 से 121 हो गया। प्रिंसिपल आपको दे रखा है, इस 100 यूनिट की वैल्यू आपको 10,000 दे रखी है, कितनी, 100 यूनिट की वैल्यू आपको 10,000 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे 100 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 100 हो गई और प्रिंसिपल और अमाउंट कितना है, 100, 121 यूनिट। तो यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने यूनिट है, 21 यूनिट। तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2100 होगी। अगर मुझे अमाउंट निकालना होता तो 121 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 121 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 121,000, 12,100 आ गई। तो यहां से भी आपके पास अमाउंट भी आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगी और प्रिंसिपल तो दे ही रखा है, ऐसा कर दोगे। ये हो गया आपका चौथा तरीका। इसमें बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका होता है आपके पास में, पांचवा तरीका। देखो पांचवा तरीका ध्यान रखना, कभी भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको कुछ रेशियो पता होने चाहिए। अगर 2 साल के लिए देख रहे हो आप तो ये 2:1 होगा, ठीक है। और अगर 3 साल के लिए देख रहे हो तो 3:3:1 याद रखना है। अगर 4 ईयर के देख रहे हो तो 4:6:4:1 देखना है। और अगर 5 ईयर के लिए देख रहे हो तो 5:10। वैसे यहां से 5 साल के लिए रह दो आप, 5 ईयर के रह लें दो, यहां पे 4 साल के लिए, नहीं तो बड़ा बन जाएगा ये कंसेप्ट आपका। 4 साल के लिए आप इतने याद कर लो, ठीक है। तो यहां से देखो इस जो मैंने आपको बताया 21331, ये कोड, इसका क्या मतलब है। इसका देखो डायरेक्ट तरीका है कि जैसे ही आपको प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 और रेट दे रखी है 10%, तो आप क्या करोगे, पहले साल 10% निकाल दोगे 10,000 का, वो कितना आ गया, 1,000 आ गया। कितना आ गया, 1,000 आ गया। फिर जो वैल्यू आई है इसका 10% और निकाल दोगे तो ये आ गया आपका 10। 2 साल के लिए बोला था, ये आ गया। अब जो यहाँ 2 साल के लिए देख रहे हैं तो कोड क्या है, 2 और 1 है। तो यहाँ जो 10% निकाला है तो इसको 2 से कर दो और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को जोड़ दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर 3 साल के लिए होता, 10,000 है वो 3 साल के लिए 10% की रेट से होता, तो ऐसे करते आप 10% निकाला, इसका 10% और निकाल दो, इसका 10% और निकाल दो, इसको 3 से, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा।
अगर 4 साल के लिए निकालना होता तो यहाँ पे 10% और निकाल दे तो 1 और आ जाता। इसको 4 से 6 से 4 से 1 से मल्टीप्लाई कर दो और सभी को जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे शॉर्ट में निकाल देते हैं इस तरीके से। तो जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 2100 आ गया। ये वाला हो गया आपका 5वां तरीका। ठीक, 6ठा तरीका देखो। तरीके तो बहुत सारे हैं और भी मैं बेसिक्स और बना सकता हूं तरीके, और जो 6ठा तरीका है वो बेस्ट तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। सबसे पहले हम यही तरीका अप्लाई करेंगे जिसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट वाला तरीका। आपको पता होनी चाहिए यहां से इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है इफेक्टिव रेट का। मैं अभी 2 साल के लिए बता रहा हूं कि 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं। तो 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट अगर आपको निकालना है तो यहां पे ये ध्यान रखना है 2x और x स्क्वायर बाई 100। क्या करना है आपको, 2x और x स्क्वायर बाई 100 ये रखना है आपको। वैसे 2x प्लस x स्क्वायर बाई 100 है, प्लस की जगह स्लेस लगा रहा हूं क्योंकि यहां से इजीली निकाल सकते हैं। जैसे मुझे 5% की इफेक्टिव रेट निकालनी है। इफेक्टिव रेट मतलब कि आप डायरेक्ट ही एक परसेंटेज वैल्यू निकाल दो कि इसका इतना परसेंट होगा, वही कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। कि जैसे 5% की रेट से आपसे बोल दिया जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ना है 2 साल के लिए, तो आप एक परसेंटेज निकल के आ जाएगा ओवरऑल, और उस प्रिंसिपल का उतना परसेंट कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। कि जैसे 5% है तो 5% के लिए इफेक्टिव रेट देखोगे तो 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर करोगे 25, तो 25 है डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो यहां से पॉइंट आ जाएगा। ऐसे कर दोगे, ये आ गया। तो मैं इसीलिए यहां से 2x x स्क्वायर बाई 100 लिखा है, स्लेस लगा के। स्लेस की जगह पॉइंट लगा दोगे। कि जैसे मुझे 6% की इफेक्टिव रेट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 6 दूनी 12 और 6 का स्क्वायर 36 हो गया। जैसे मुझे 3% की इफेक्टिव रेट निकालनी है तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, लेकिन यहां ध्यान रखना 2 डिजिट में लिखना है इसको, तो 0.9% लिखना है इसे। और हमेशा ध्यान रखना, एक तो 5% की इंपॉर्टेंट रहती है, एक 10% की इफेक्टिव रेट इंपॉर्टेंट रहती है। ये तो याद ही होनी चाहिए। 10% इफेक्टिव रेट निकालोगे 10 दुआ 20 और स्लेस 10 का स्क्वायर करोगे 100, लेकिन 2 डिजिट ही रखना है। चाहे वो कम आए, 1 डिजिट आए तो 0 लिख दोगे उसके आगे। अगर 2 डिजिट आ गया, 2 से ज्यादा आ गया तो 1 को कैरी में भेज दोगे, आगे भेज दोगे हासिल में, तो आगे भेज दोगे 21% हो गया। तो ध्यान रखना, यहां से 10% के लिए 21% होती है और 5% के लिए इफेक्टिव रेट है वो 10.25% होती है। जैसे इस सवाल का मुझे अगर आंसर निकालना हो, डायरेक्ट माइंड में निकालना हो, तो मैं क्या बोलूंगा यहां से कि मुझे याद है कि यहां पे 10% बोला है, तो 10% की इफेक्टिव रेट क्या होती है, 21% होती है। और 10,000 का 21% क्या होगा, डायरेक्ट बोल दूंगा 2100 होगा, बिना पेन लगाए आंसर आ गया आपका 2100। ऐसे इफेक्टिव रेट से करेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है इस सवाल का, तो मुझे ये याद है 21% है, तो ये याद रखनी है आपको, या याद नहीं हो तो निकालना तो आता ही है, माइंड में निकालो। इसका 21% हम डायरेक्ट कर देंगे। 21% करते ही कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। ये सवाल का आंसर हो गया। क्या क्लियर है क्या? और अगर आपको 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट निकालनी है, सेम टाइप के यहां पे सेम तरीके होने वाले हैं, पूरे के पूरे 6 तरीके। और अगर आपको इफेक्टिव रेट 3 साल के लिए बोला है, अगर आपको 3 साल के लिए निकालना है तो यहां ध्यान रखना, यहां आएगा 3x स्क्वायर और x क्यूब। जो भी मैंने क्यूब कोड बताया था 331, यही लिखा हुआ है, देखो 331 ही लिखा हुआ है। बस यहां पे x स्क्वायर x क्यूब और आ गया इसके मल्टीपल में। कि जैसे मुझे अगर यहां पे 2% की इफेक्टिव रेट निकालनी है तो क्या करेंगे, यहां से 2 तिया 6, यहां पे 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और फिर यहां पे भी ध्यान रखना 2 डिजिट में होना चाहिए। तो 2 का क्यूब करोगे तो यहां पे 08 लिखोगे, ना कि 8। 2 डिजिट में लिखने हैं। अगर 3 डिजिट बन जाए तो यहां पे कैरी में लेके आ जाओगे। कि जैसे मुझे अगर 5% का इफेक्टिव रेट निकालना है तो यहां से 5 तिया 15, 25 तिया 75 और 5 का क्यूब 125। अब देखो 3 डिजिट आ गया तो 1 को आगे कैरी में भेज दो, ये आ गया आपका 15.7625। याद रखना इसको, 15.76% होता है, 76-25% होता है। जैसे मुझे 10% का निकालना हो तो 10 तिया 30, 10 का स्क्वायर 100, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 300 और 100 का 10 का क्यूब 1000। अब देखो यहां पे कितना आ गया, 4 डिजिट आ गया, तो इस 2 डिजिट को आगे भेज दो तो 310 होगा। फिर यहां पे भी 3 डिजिट है तो 300, ये 310 बनेगा। यहाँ पे 2 डिजिट ही रखना है, 3 को आगे भेजना है, तो ये कितना बन गया आपका, ये 33 बन गया। यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, यहाँ पॉइंट, और यहाँ पे कितना बना 10, तो 33.1% हो गया। याद रखना 33.1% होता है 10% के लिए इफेक्टिव रेट। क्लियर है? तो अगर मुझे 10,000 रुपए पर 10% की रेट से 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मुझे निकालना, तो मैं माइंड में निकाल दूंगा कि 33.1% निकालेंगे 10,000 का, तो 3310 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 3310 होगा। अगर मुझे यहां से ऐसे बोला गया होता कि 5% की रेट से 10,000 रुपए
3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 15.7625% मुझे पता है, तो यहां से 10,000 का 15.7625% निकाल दूंगा तो 1576 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ऐसे डायरेक्ट माइंड में कर लेंगे इफेक्टिव रेट से। अगर मान लीजिए यहां से 4 साल के लिए आ गया, अब 4 साल के लिए वैसे तो यहां से 2 बार हम लगाएंगे, ठीक है, वो तो पूरा डिटेल से समझेंगे। अगर आप पूरा बिल्कुल जीरो लेवल से ही स्टार्ट कर रहे हो अभी कंपटीशन की लेवल की, तो फिर मैं ये चीजें नहीं समझा सकता अभी आपको कुछ नॉलेज पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको 5% और 10% की याद रखनी है, यही ज्यादातर पूछी जाती है। बाकी निकालते कैसे हैं, ये आया कहाँ से, वो सारी चीजें कोर्स में ही आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो वो चीजें नहीं सिखा सकता एक क्लास में, और आधे घंटे 1 घंटे में नई चीजें, इतनी चीजें नहीं सीख सकते। अगर आपको 4 साल के लिए देखना है तो 5% की रेट से अगर इसकी 5% की इफेक्टिव रेट देखनी है तो ये होती है 21.550,625%। अब इतनी परसेंट होती है, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी। और अगर 10% के लिए देखना है 4 साल की, तो वो होती है 46.41%। ये चीज आप याद रखोगे, काम आएगी। अगर 4 साल का अगर आपसे पूछा गया तो आप डायरेक्ट इफेक्टिव रेट से कर सकते हो। ये आपके हो गए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के तरीके हो गए। क्लियर है? अब इनमें क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अब अगर कोई नया कंसेप्ट आता है, नई चीज आती है, तो साथ के साथ में चीजों को समझा दूंगा। बाकी ये आपके पास में टोटल 6 तरीके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, ठीक है। ये आपके पास में 3, पहला बेसिक हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये है, 5वां तरीका ये हो गया, और यहाँ पे 6ठा तरीका ये हो गया, और 7वां तरीका भी होता है। और भी तरीके होते हैं, यहां से अगर मैं बेसिक से और भी बेसिक से समझाऊं तो फिर और तरीके निकल के आ जाएंगे। लेकिन यहाँ सफिशिएंट है ये 6 तरीके, ये 6 तरीके ही हम यूज करेंगे, और पूरी जितने हम प्रैक्टिस करेंगे उन सवालों में सभी में यही चीजें मैं अप्लाई करूंगा। क्या क्लियर है? यहाँ से इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स देखने को मिलेगी जो बिल्कुल नहीं होगी आपके लिए, ठीक है, जो आपने कहीं नहीं सीखी होगी, ऐसी ट्रिक्स भी आपको सीखने को मिलेगी। और ध्यान रखना, चाहे आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का नया कैलेंडर आ चुका है, और जो एसएससी में भी जितना लेवल नहीं पूछा गया ना, उससे ज्यादा यहाँ पे पूछा गया रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। चाहे आप खुद चेक कर लेना, अगर इन सवालों को आप एसएससी में देखे होंगे, इस तरीके के सवाल एसएससी में पूछे गए मेंस लेवल में, वही सवाल यहाँ ग्रुप डी में पूछे गए, और इसमें भी ऐसे खतरनाक सवाल पूछे गए हैं जो कभी एसएससी में पूछे ही नहीं गए। तो ऐसे कमजोर मत समझना ग्रुप डी को, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन से, बहुत कैलकुलेशन वाले सवाल है। अब देखो ये जो सवाल है ना, इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मार्क करके ले जाओ, ये सवाल है, ये आपका आएगा एग्जाम में, 100% आएगा ये। ऐसे सवाल आपको किसी ना किसी शिफ्ट में दिखेंगे ये सवाल। और इसकी मैं डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं, यहां पे कोई आपको बेसिक वगैरह कुछ नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट एक ही तरीका लगाना। देखो क्या बोला है, हमेशा ध्यान रखना, यहां बोला गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 सालों में, 10 ईयर्स में ये दुगना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, ये आपसे बोला गया। और आपसे पूछा जाएगा यहां से कि वह कितने वर्षों में स्वयं का 16 गुना हो जाएगा, यहां पे 16 टाइम हो जाएगा। यहां आपसे ये पूछा गया कितने टाइम्स में ये आपका अपना खुद का 16 टाइम हो जाएगा। और इसकी डायरेक्ट ट्रिक ये है कि जो भी आपको यहां जो बाद में वाला पूछा गया, इसको जो पहले टाइम दे रखा है, जितने टाइम्स हुआ है उसके फॉर्म में लिख दो। 2 की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। और ध्यान रखना, अब कई बच्चे यहां डाउट आएगा कि सर अगर यहां पे 15 हो जाता तो, ऐसा सवाल बनेगा ही नहीं। पहली बात, ऐसा सवाल बनेगा ही नहीं। यहां पे ऐसा ही सवाल बनेगा कि 2 का मल्टीपल हो जाए। अगर यहां 3 दे रखा होता तो फिर यह पूछा गया होता कि 27 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, यही सवाल बनता है, इसके अलावा नहीं बनेगा सवाल, ठीक है। और चाहे देख लेना, ये सवाल भी आपको एग्जाम्पल के साथ में मिल जाएगा, वहीं पे मिल जाएगा। तो 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। और जो पावर देखोगे आप, पावर कितना है, 4 है, तो इस 4 को मल्टीप्लाई कर दो, इससे पहले वाले टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 साल इस सवाल को, इस अमाउंट को 16 गुना होने में 40 साल लगेंगे। इसका बेसिक तरीका तो ये है कि यहां इसने बोला है कि 10 वर्षों में ये 2 गुना हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट में से दुगना होता है। जैसे 1 से दुगना हो गया कितने सालों में, 10 सालों में, तो अगले 2 सालों में वापस से दुगना होगा तो 4 गुना हो जाएगा अगले 10 सालों में। फिर अगले 10 सालों में वापस से इसका दुगना होगा तो 8 गुना हो जाएगा। और फिर अगले 10 सालों में देखोगे तो 8 का कितना हो जाएगा, दुगना होगा 16 गुना, तो इन 10 सालों में हो जाएगा। टोटल कितना टाइम लग गया, 1 2 3 4 40 साल लग गए यहां से, तो ये हो गया आपका टोटल 40 ईयर्स। ऐसे इसका बेसिक है ये तो इसका बेसिक तरीका है, और ये आपका डायरेक्ट तरीका है। ऐसे कर दोगे, सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहां से, और बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। जब भी यहां पे अमाउंट दिख जाए, मिश्र धन आ जाए, तो देख लेना सवाल है वो अच्छे लेवल का है, कैलकुलेशन वाला सवाल है। क्या बोला गया देखो आपसे कि ब्याज की गणना है 8 मासिक। अब देखो 8 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से, ऐसे सवालों में क्या करते हैं, ऐसे सवालों में हम नई रेट और नया टाइम निकाल लेते हैं। क्यों?
भाई जैसे मान लीजिए 6-6 महीने से वो बोलेगा 6 मंथली वो काउंट करता है, तो हर 6 महीने से वो ब्याज देखता है। इसका मतलब कि रेट है वो भी आपकी 6 महीने के अनुसार ही होनी चाहिए, और टाइम है वो भी 6-6 महीने के गैप से ही होना चाहिए। तो हम नया टाइम और नई रेट निकालते हैं। अभी आपको पता चलेगा नया टाइम और नई रेट कैसे निकालते हैं। 8 महीने 8 मासिक चक्रवर्ती आधार पर करने पर एक निश्चित धनराशि हो 15% वार्षिक, ये देखो 15% आपको एनुअल रेट दे रखी है, एक साल की 15% है, ना कि 8 महीने की। तो इसको बनाना पड़ेगा हमें 8 महीने की। तो 15% वार्षिक दर से 2 साल, ये 2 साल है, तो इसको 8-8 महीने के गैप से आपको बनाना पड़ेगा फिर से। तो 2 साल में प्राप्त होने वाला मिश्र धन इतना है, आपका अमाउंट इतना है। तो यदि ब्याज की गणना चक्रवर्ती आधार पर की गई होती, अगर इसी अमाउंट की अगर चक्रवर्ती ब्याज पर की गई होती वार्षिक, तो यही सेम अमाउंट है, सेम प्रिंसिपल है, सेम रेट से सेम टाइम में कितना मिश्रण हो जाता। एक ही सवाल में 2 बना दिए सवाल को, और बहुत अच्छा सवाल बन गया। तो सबसे पहले तो आपको इसका प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, और प्रिंसिपल निकाल के फिर सोल्व करोगे। अब इस सवाल को आप बेसिक से करोगे तो फंस जाओगे, ना तो आप फॉर्मूला लगा सकते, फॉर्मूला लगाओगे तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा आपका। तो इसका देखो डायरेक्ट तरीका क्या है। इस तरीके के जब भी सवाल आ जाए तो आपको नई रेट और नया टाइम निकालना है। पहला काम आपको यही करना है। नई रेट कैसे निकालोगे? भाई हमें जो रेट दे रखी है वो 15% दे रखी है, और कितने महीने की? ये पूरे 1 साल के लिए दे रखी है। 1 साल की दे रखी है तो 12 के डिवाइड कर दोगे तो 1 महीने की आ गई। हमें कितने महीने की चाहिए? 8 महीने की चाहिए, तो 8 महीने से कर दोगे। सोल्व करोगे यहां से तो 15 × 120 यानी 10% आ गई आपकी नई रेट। अब नई रेट ये मानोगे आप, तो नया सवाल ये मान लो कि 10% की रेट हमें बोली गई है, और नया टाइम निकाल लोगे। नया टाइम निकालोगे। नया टाइम कैसे निकालोगे? भाई टोटल आपको 2 साल दे रखा है, यानी 24 मंथ दे रखा है। अब 24 मंथ को आप 8-8 महीने के गैप में अगर तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? यहां से 8 या 24 यानी 3 आपके पास में टोटल गैप बन गया। तो मैं ऐसे ही बोल देता हूं कि 3 साल बन गया आपका टोटल। अगर यहां पे 8-8 महीने के हम देख रहे हैं गैप से, तो 8-8 महीने के 3 पेयर बन गए टोटल, यानी 3 साल बोल देंगे एक तरीके से। भाई 10%, अब ऐसे बोल दो सवाल है 10% है और रेट, और 3 साल इसका टाइम है। तो 10% की रेट से 3 साल के लिए जो प्रिंसिपल है वो कितना बन गया? अमाउंट बन के 98,494 बन गया। और आपसे पूछा गया है कि अगर ये वार्षिक ही होता तो कितना होगा। अब मैं इफेक्टिव रेट वाला तरीका लगाऊंगा, और कोई सा तरीका नहीं लगाएंगे। इसका देखो डायरेक्ट तरीका हो गया। आपको अमाउंट दे रखा है कितना? 98,494, यही तो दे रखा ना। अब यहां से 10% की रेट से 3 सालों के लिए इफेक्टिव रेट मैंने अभी बताया आपको 33.1% है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट कितना होगा? 1% का मतलब 100 तो है ना, 100%। अगर 100 माने तो उसमें से 33.1 क्या होगा? ब्याज होगा। तो 100 + 33.1 कितना हो जाएगा आपके पास में? अमाउंट हो जाएगा। तो 133.1% बन गया क्या यहां से अमाउंट? तो 133.1% की वैल्यू इतनी है, इतने परसेंट की वैल्यू आपको ये दे रखी है। और निकालना क्या है आपको? आपको निकालना है, अगर ये एनुअली होता, अगर ये 15% ही होता और 2 साल ही होता, ऐसे ही होता और 1 साल के लिए काउंट कर रहे होते, तो क्या यहां से इसका अमाउंट निकाल सकते हो क्या? इसका अमाउंट कितना हो जाता? तो यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट तो कितना हो जाता? इफेक्टिव रेट निकाल दो 2 साल के लिए, तो 15 दूना 30, और 15 का स्क्वायर 225, तो 3 है, 2 आगे भेज दोगे 32.25%। 32.25% होता, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 132.25%। ये अमाउंट होता। अगर एनुअली ही किया गया होता तो अमाउंट 132.25% होता। तो 133.1% की वैल्यू आपको दे रखी है, और 132.25% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया यहां से, तो आप तो इस परसेंटेज को हटा दो, ये बन गया आपके पास। अब इसको कैलकुलेशन को सोल्व कर लो। कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी इस टॉपिक में। इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लोगे, आंसर अपना आ जाएगा, सीधा का सीधा वही अमाउंट आ जाएगा जो हमें निकालना है। अब देखो कैसे सोल्व करूं मैं इसको। इस पॉइंट को हटाता हूं, इस पॉइंट को हटा देते हैं, तो ये आगे चला गया 1 आगे। ठीक है, देखो 13,131 है, 11 का क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब है 11 से तो कटेगा, 11 से काटेंगे तो 121 बार चला गया। इसको 11 से काटेंगे तो 11 9 99 होता है, तो 11 8 88 हो गया, और 10 बचेगा। ठीक है, और 11 9 99 हो गया, 5 बच गया, 11 5 55 हो गया, 11 चौक 44 हो गया। फिर 11 से काटेंगे तो ये हो गया 11 8 88 हो गया, 11 एकम 11 और 11 चौक 44 हो गया। फिर 11 से काटेंगे, 11 से 77 हो गया, और 4 11 चौक 44 हो गया। तो 74 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो यही सवाल आपका ये बन गया 132, ये 2.5 है, इसको आपको 74 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये कैलकुलेशन कर लो आप, तो आ जाएगा आंसर। अब देखो 74 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे।
इसका मेरे पास डायरेक्ट तरीका है, मैं इसे 2 यूनिट का हो चाहे 3 डिजिट का हो चाहे कितने डिजिट का हो, डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे भाई, 4 को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, मैं 0.5 को इग्नोर ही कर रहा हूं, मैं 1322 से मल्टीप्लाई करूंगा पहले। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, फिर 4 है वो आगे जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 7 इसका पीछा करेगा, तो 7 दूनी 14। ठीक है भाई, 4 दूनी 8 और 7 इसका पीछा करेगा, यही चीजें हमें फॉलो करनी है। तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 14 और 8 जोड़ोगे 22, 22 का 2 हो गया, कैरी चला जाएगा आगे 2। फिर देखो 4 आगे जाएगा, 4 तिया 12 हो गया, ये 2 आपको कैरी जोड़ना है, तो 4 तिया 12 और 2 14 हो गया, और 7 इसका पीछा करेगा, 7 दूनी 14 हो गया, तो 14 2 28, 28 का 8, कैरी चला गया 2 आगे। ठीक है, फिर देखो यहां से 4 आगे जाएगा, 7 इसका पीछा करेगा, तो 4 एकम 4 और 2 6 और 7 तिया 21, 21 और 6 27 हो गया, 27 का 7, कैरी चला गया 2 आगे। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 7 एकम 7 और 7 और 2 9 हो गया, 97,828 हो गया है। अभी हमने 0.5 से मल्टीप्लाई नहीं किया है इस 74 को, तो 74 का 0.5 से यानी आधा ही कर दो इसका, और ये आधा जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 37, यही होगा 37 जोड़ दो, 7 7 14 का 5 और 3 2 5 और 1 6, 8 7 और 9, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, 97865, ए ऑप्शन आ जाएगा इस सवाल का आंसर, 97865। ऐसे मल्टीप्लीकेशन वाला तरीका आना चाहिए, एक लाइन में तो ये कंसेप्ट लिखोगे, ये तो मैंने बताया आपको, ये चीज नहीं लिखनी एग्जाम में, एग्जाम में इतना सा करोगे, ये चीज करते ही आपके पास में आंसर आ जाएगा, बट ये कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। और ये मैंने पूरे अपने कोर्स में पूरे डिटेल से समझाया है। इस क्वेश्चन को भी आप अलग तरीके से कैसे कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका बता रहा हूं अभी के लिए मैं। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है एग्जाम में करने का तरीका, वही चीजें मैं समझा रहा हूं जो एग्जाम में आपको लगानी है। बाकी तरीके तो बहुत सारे होते हैं, बेसिक तरीका तो हर क्वेश्चन का होता है। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोला गया है, और बहुत अच्छा सवाल पूछा गया जो बेसिक से पूछा गया। रजनी ने 10% वार्षिक ब्याज की दर से 11,550 रुपए की राशि उधार ली, जिस पर ब्याज की गणना है वो चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। उसने ब्याज से ही संपूर्ण मिश्र धन अमाउंट का भुगतान 2 बराबर किस्तों में, ये इंस्टॉलमेंट वाले सवाल हैं, अभी ट्रेंडिंग चल रहे हैं और ये वापस से आएंगे आपके सवाल, जिनका भुगतान उधार लेने की तिथि से पहले एक वर्ष पहले और दूसरे वर्ष के अंतिम तिथियों को किया गया। यदि ब्याज की गणना हासमान शेष राशि पर की जाती है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, यानी इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला सवाल है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला सवाल है तो आप हमेशा रेशियो वाले तरीके से करोगे। क्या कि यहाँ पे 10% रेट दे रखी है, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी अभी जो मैंने आपको तरीका बताया था रेशियो वाला कि 10 रुपए की चीज है वो कितनी बन जाएगी, 11 बन जाएगी। फिर दूसरे साल में क्या होगी, 10 का स्क्वायर कर दोगे आप, 2 साल के लिए बोला है तो फिर 10 का स्क्वायर करोगे, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। अगर मुझे 3 इंस्टॉलमेंट निकालनी होती तो मैं 10 का क्यूब करता, यहाँ पे 1000 और 13 31 ऐसे करता, तीसरे साल की इंस्टॉलमेंट ये हो जाती। तो यहां पे ये हो गए 10 से 11 और 100 से 121 हो गई। अब इसने बोला इक्वल इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे समान किस्त पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में इक्वल इक्वल दिया है, तो यहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट इक्वल ही होनी चाहिए। ये आपके पास में इंस्टॉलमेंट है और ये आपके पास में प्रिंसिपल है। तो इक्वल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 121 बनाने के लिए इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन गया आपके पास में 110। तो प्रिंसिपल कितना बन गया, यहाँ पे 210 बन गया। ये प्रिंसिपल 210 है और ये इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गई आपकी 121 इंस्टॉलमेंट दोनों सालों की। तो यहाँ पे अब कोई भी वैल्यू आपको दे रखी होगी, प्रिंसिपल दे रखा होगा, इंस्टॉलमेंट पूछी गई होगी, इंस्टॉलमेंट दे रखा होगा, प्रिंसिपल पूछा गया होगा, इंस्टॉलमेंट दे रखा होगा, अमाउंट पूछा गया होगा, कितना पेड कर दिया गया, तो 121 जोड़ के अमाउंट आ जाएगा आपका टोटल। ठीक है, तो हमें दे रखा है यहां से इस 210 यूनिट की वैल्यू है वो 11,550 दे रखी है और हमें पूछा गया 121 यूनिट की वैल्यू। तो अब एक लाइन में आप लिख दोगे ऐसे कि मुझे अगर इंस्टॉलमेंट निकालना है तो एक लाइन में कैसे करेंगे भाई, 11,550 ये वैल्यू दे रखी है 210 यूनिट की वैल्यू, 210 यूनिट की वैल्यू, और निकालना क्या है 121 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। दोनों इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी है 121 यूनिट की, तो 121 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये आ जाएगा आप सोल्व करने पे आंसर, इसको सोल्व कर दो आप, तो 21 से काट दो आप, 21 चौक 84, 21 5 105, 10 बच जाएगी 21 5 105। 55 को 121 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 55 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 5500 बनेगा। 55 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 102 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 110 बनता है। ठीक है,
देखो 55 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब तो 5500 बनेगा, 55 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 110 बनता है, बट यहाँ पे एक और जीरो आएगा क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर 55 को तो करना ही है। ऐसे ब्रेक करके मैं जोड़ दिया तो यहाँ पे बन गया ये 6655 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आ गया। ये कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको क्वेश्चंस को करने की, नहीं तो फिर एग्जाम में पछताओगे, क्योंकि कैलकुलेशन करने में फंस जाओगे, फिर वहां पे टाइम सबसे ज्यादा ये कैलकुलेशन ही खाएगी आपकी। और कंसेप्ट आपको वही लगाना है जो बेस्ट होगा। तो मैंने आपको 6 तरीके बताए, उन्हीं में से लगेंगे, बट एग्जाम में आपको यहाँ पे कैसे समझ में आएगा, जब यहाँ पे प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तब एग्जाम में समझ में आएगा कौन सा तरीका मैं लगाऊं, ठीक है। और जब डिटेल से चीजों को समझोगे, टाइप वाइज समझोगे, तब एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 25% चक्रवर्ती ब्याज पे 20,000 रुपए उधार लेता है और वार्षिक रूप से संयोजित होता है। हर साल के अंत में वो आंशिक भुगतान के रूप में, अब देखो यहाँ पे आंशिक भुगतान के रूप में 2500 रुपए का भुगतान करता है, और ऐसी 2 किस्तों के बाद में अभी उसे कितने रुपए बकाया है, वो कितने रुपए उसका बकाया है वो बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है ये। अभी जो इंस्टॉलमेंट वाला सवाल था वो इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला सवाल था कि इक्वल इक्वल इसको बांट दिया, कितने कितने रुपए बकाया, कितने कितने रुपए देने पड़ेंगे। बस इस सवाल में ये बोला गया है कि वो पहले साल के एंड में वो 2500 रुपए देता है, दूसरे साल के एंड में 2500 देता है, बट अभी भी उसके पास में कितने रुपए बच गए वो बता दो। अब ये रेशियो से काम नहीं होगा, इसका बेसिक तरीका ही लगाना पड़ेगा। कैसे भाई, यहाँ 25% बोला गया है, 25% का मतलब तो क्या होता है, 1/4, 1/4 होता है। अब देखो प्रिंसिपल कितना था, 20,000 रुपए, उसने 20,000 रुपए उधार लिए। अब 20,000 लिए तो एक साल के एंड में कितना हो जाएगा, 20,000 4 से 5 हो जाएगा, 4 से 5 गुना, अभी रेशियो से बताया था आपको, इस रेट के अनुसार 4 से 5 हो गया पहले साल के एंड में। बट उसने क्या कर दिया, 2500 रुपए दे दिया इस एंड में, वर्ष के एंड में, एक साल के एंड में 2500 रुपए दे दिया, तो बकाया ये रह गया आपका। फिर दूसरी साल स्टार्ट हो गया तो दूसरी साल के एंड में कितना अमाउंट हो जाएगा, फिर से 4 से 5 हो गया, दूसरे साल के एंड में 4 से 5 हो गया। अब उसने कितना दे दिया, फिर से उसने 2500 रुपए दे दिया। तो क्या यहां से 2500 रुपए दे दिया तो ये बकाया अमाउंट आ गया क्या आपके पास में, अब ये आ गया आपके पास में बकाया अमाउंट, यही होगा इस सवाल का आंसर। सोल्व कर दो इस सवाल को और ये अपना आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो। देखो 20,000 को 5/4 निकालेंगे, 4 पंजे 20 यानी 25, 25,000 में से 2500 घटाओगे तो 22,500, और 22,500 का 5/4 गुना करोगे, इसमें से 2500 और घटा दोगे तो 22,500 को 4 से भाग दोगे, देखो 4 से भाग दोगे तो 25 बार चला गया इधर, यानी 225 को 125 से मल्टीप्लाई करना है। 225 को अगर 125 से मल्टीप्लाई करना है, 125 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है 8 से डिवाइड करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 225, ये 3 जीरो इसके आगे लगा दो और 8 से डिवाइड कर दो, सोल्व हो जाएगा अपने आप ही। 8 से डिवाइड करेंगे तो देखो मैं इधर कर देता हूँ साइड में, ये 225 1 2 3 और इसको 8 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा आपके पास में 8 दूनी 16, 16 और 6 8 20 64, 1 बच जाएगा, 8 एकम 8, 2 बच जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बच जाएगा, 8 पंजे 40, ये आ गया आपके पास में 28 125, और इसमें से 2500 घटा दो तो सवाल का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 28,125 में से 2500। अगर 28,000 में से 2500 घटाते हो तब कितना आता है, तो ये आता है आपके पास में 25,500, 25,500 यानी 25,625 इस सवाल का आंसर होगा। कैलकुलेशन कर दोगे 25,625 इस सवाल का आंसर होगा, ए ऑप्शन आ गया आपका आंसर। एग्जाम में इतना लगाओगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर आएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कैलकुलेशन कैसे करोगे, कितना टाइम लगाते हो, ये सारी चीजें। और कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए सारी के सारी, कौन कौन से मल्टीप्लिकेशन तरीका है, ट्रिक्स हैं, डिवीजन ट्रिक्स क्या होते हैं, डायरेक्ट तरीका क्या होता है कैलकुलेशन का, स्क्वायर सारे याद होने चाहिए, वो सारी चीजें काम करनी पड़ेगी। और ये सब चीजें मैंने अपने कोर्स में समझा रखी है कि आपको कैलकुलेशन भी कैसे करनी है, इन सब की ट्रिक्स भी बता रखी है कि अगर ये ट्रिक्स आ गई, अगर ये मल्टीपल आ गया तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से कैसे करेंगे, 125 से कैसे करेंगे, 62.5 से कैसे करेंगे, कोई भी डिजिट आ जाए तो कैसे करेंगे, 4 डिजिट का आ जाए, 5 डिजिट का आ जाए तो कैसे करोगे, सारी चीजें एक्सप्लेन की है। बट एक साथ में नहीं समझा सकता अभी, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज को। जो 2 साल में समझा सकता हूँ वो 2 घंटे में कैसे समझा सकता हूँ फिर। यदि एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज, दूसरे साल का ब्याज दे रखा है, 2 सालों का ब्याज नहीं है, दूसरे साल का ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 10% वार्षिक और ब्याज की गणना चक्रवर्ती आधार पर की जाती है, तो धनराशि बताओ। देखो 10% की रेट बोला गया है, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, 1/10। अभी जो 6 तरीके तो मैंने आपको बताए, अब ये 7वां तरीका है, यही आपके पास में 7वां तरीका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। क्या होगा भाई, 1/10 ये फ्रैक्शन हो गई, तो हम यहां पे मान लेते हैं प्रिंसिपल को, अगर 2 साल दे रखा है
तो ये जो नीचे आपके पास में दे रखा है इसका यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे। अगर 3 साल दे रखा है तो इसका क्यूब कर दोगे। अगर 4 साल दे रखा है तो इसकी पावर 4 कर दोगे। ऐसा प्रिंसिपल मान लोगे। तो यहाँ 2 साल के लिए बोला है तो प्रिंसिपल क्या मानोगे, 10 का स्क्वायर यानी 100 प्रिंसिपल मान लोगे। 100 प्रिंसिपल मान लोगे। अब देखो इसका 1/10 निकालोगे तो पहली साल का ब्याज आ गया। फिर इसका यहाँ पे प्रिंसिपल हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। दूसरे साल भी क्या होगा, 10 रुपए तो ब्याज मिलेगा ही और 1 रुपये और मिल जाएगा यहाँ पे, ऐसे मान लिया हमने। अब देखो ये पहले साल का इंटरेस्ट है, ये दूसरी साल का इंटरेस्ट है, ये टोटल मिला के इंटरेस्ट आ गया। हमें दूसरे साल का ही इंटरेस्ट दे रखा है कि यहाँ दूसरे साल में, तो दूसरे साल में 11 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी 11 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 2761। 2761 कितने गुना है, 11 दूना 22 और 5, 11 5 55 और 1 251 गुना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास में 251। अब जो चाहिए वो वैल्यू निकाल दो। हमें पूछा गया है प्रिंसिपल कितना है, धनराशि कितनी है, तो 251 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ गया। अगर इसमें यह पूछा गया होता इसमें टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप जोड़ देते 21 इंटू 251 कर देते, टोटल इंटरेस्ट आ जाता कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इसमें यह पूछा गया होता कि पहले साल उसको कितना इंटरेस्ट मिला, 251 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2510 रुपए का मिल गया। तो ये 7वां तरीका है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, जो मैंने नहीं बताया था उस टाइम पे। 6 तरीके आपको बताए, ये 7वां तरीका है। एक बैंक द्वारा अर्धवार्षिक, वापस से बोल दिया 6 मंथली, 6 मंथ से अकाउंट कर रहा है, अर्धवार्षिक का मतलब इस तरीके से गणना की गई। रेट है वो 7.5% और बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत कैलकुलेटिव सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल है। और ऐसे सवाल पूछे गए आपके, ये एसएससी में नहीं पूछे गए ऐसे सवाल आज तक। एक ग्राहक है वो 1 वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को, 1 जनवरी यानी 1 जनवरी को, और फिर 6 महीने बाद में 1 जुलाई आ गई, तो हर 6 महीने से वो ऐसा करता है। तो 6 महीने पहले जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को 3600 रुपये कर दिया, तो 6 महीने बाद में 3600 रुपये और ऐड कर दिया। तो ऐसे ऐड करने के बाद में वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए ब्याज के राशि के रूप में, टोटल अमाउंट उसको कितने रुपए मिलेगा, ठीक है, ये पूछा गया हमें। तो यहाँ अमाउंट ही निकालना है, नहीं वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से ब्याज निकालना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखो इसमें बेसिक ही लगाना पड़ेगा आपको। देखो रेट तो नई रेट आपको करनी पड़ेगी, तो नई रेट तो कितनी हो जाएगी, अभी रेट कितनी है 7.5%, ये 12 महीने की है। तो यहाँ पे आपको 6 महीने की देखनी है, तो यहाँ ये 12 महीने की आपको तो 6 महीने की देखनी है। तो हमेशा अगर 6 मंथली दे रखा है तो रेट को तो आधा कर दिया करो और टाइम को दुगना कर दिया करो। बट टाइम तो पहले से ऑलरेडी 6 महीने से काउंट करवा रहा है, तो रेट को ही फर्क पड़ेगा यहाँ पे। तो रेट हो गई आपके पास में 7.5 डिवाइडेड बाई 2%। और इसकी अगर फ्रैक्शन निकालनी है तो क्या करते हैं अपन, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही मैं 100 से डिवाइड करूंगा, 1 पॉइंट यहाँ था तो नीचे 0 आ गया, ये हो गया क्या। 25 से डिवाइड कर दो, 25 या 75 और 25 चौक 100, यानी ये आ गया आपके पास में 3/80। ये फ्रैक्शन आ गई आपके पास में 3/80, ठीक है। यानी 80 रुपए का प्रिंसिपल है वो 1 साल के एंड में 80 से 83 हो जाएगा, 80 से 83 हो जाएगा। 6 मंथली काउंट कर रहा है तो 80 से 83 हो जाएगा 6 मंथ में। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया इस सवाल में कि 3600 रुपए उसने क्या किया, पहले 1 जनवरी को दिया, तो 1 जनवरी से लेके 1 जुलाई तक टोटल क्या हो गया, 6 महीने हो गया। और 6 महीने में जो प्रिंसिपल है वो बढ़कर कितना हो जाएगा, आपका अमाउंट बन जाएगा 80 से 83 हो जाएगा, 80 से 83 हो जाएगा। ये आपका 1 जुलाई को हो गया। अब 1 जुलाई को इसने 3600 रुपये और जोड़ दिया, इसने 3600 रुपये और जोड़ दिया इसमें। अब 3600 रुपये जोड़ गया तो 1 जुलाई को इतना अमाउंट हो गया, 1 जुलाई को इतना हो गया। तो 1 साल के एंड में देखना है, 1 साल के एंड तक कितना हो जाएगा, वापस से 6 महीने हो गया तो 80 से 83 हो गया। ये आपका आ जाएगा अमाउंट, क्या आ जाएगा अमाउंट। और अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये अमाउंट निकालो, इसमें से 36 दुआ 7200 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन बहुत सारी है इसमें, देखो कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है। 0 से 0 चला गया, 8 से डिवाइड कर दोगे, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। 45 को 83 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, माइंड में कर दो। 45 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूं तब कितना आएगा, 45 द्वारा 90 और 90 ये 2 गुना हो गया, 4 गुना और कर देंगे तो 9 चौक 36, ठीक है। तो 45 का 8 गुना होता है 360, तो 80 गुना कितना होगा 3600, ठीक है। ये हो गया आपका 3600। और 45 को 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दिया 135, तो इसमें 135 और जोड़ देंगे तो ये हो गया 3735। ये तो हो गया 3735 रुपए 6 महीने के एंड में, यानी 1 जुलाई को। इसमें आपने 3600 रुपये और जोड़ दिया, ठीक है, ये चीज आपकी सेम रहेगी। फिर ये 80 से 83 हो जाएगा, 36 दो 72, 7335 रुपये हो गया 1 जुलाई को, 7335। और इसका क्या करना है आपको, 80 से 83 गुना निकालना है। तो 7335 का
7335 इंटू 83 डिवाइडेड बाई 80 करना है और ये आपका अमाउंट निकल के आएगा। सोल्व कर दीजिए इस सवाल को, कैलकुलेशन करनी है। देखो अब कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, 83 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऐसा तो नहीं सकता मैं, तो मैं देखो डायरेक्ट वही तरीका लगा रहा हूं मैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 या 15, एक कैरी चला गया आगे, ठीक है। फिर 3 आगे जाएगा, 8 इसका पीछा करेगा, तो 3 तिया 9, 9 और 1 10, 10 और 8 पंजे 40, 50 हो गया, 50 का 0 कैरी चला गया 5। 3 है वो आगे जाएगा अब, तो 3 तिया 9, 8 इसका पीछा करेगा, 3 तिया 9, 9 और 5 14, 14 और 8 तिया 24, 24 और 14 जोड़ोगे 38, 38 का 8 लिख दोगे, कैरी चला गया 3, ठीक है। अब कैरी हो गया 3, ये 3 कहाँ आएगा, यहां आएगा। अब 3 आगे जाएगा, 7 तिया 21, 21 और 3 24 हो गया, 24, 8 इसका पीछा करेगा, 8 या 24, 24 दूना 48, 48 का 8 कैरी चला गया 4 आगे। फिर 8 है वो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 56, 56 और 4 जोड़ोगे तो 60 हो गया, और डिवाइडेड बाई 80 करना है, तो 80 करना तो पॉइंट तो यहाँ हो गया, 8 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा आपके पास में 8 7 56, 4 बच जाएगा, 8 6 48, 8 एकम 8, 0 का 0, और फिर 5/8 है तो ये हो जाएगा आपके पास में, नहीं जा रहा इसमें पॉइंट है, तो 0625 ऐसा कुछ हो जाएगा आपके पास में। तो एक तरीके से आप देख लो 7610 रुपए बन रहे हैं, और 7610 रुपए में से आप 7200 रुपए प्रिंसिपल घटा दोगे तो आपके पास में 410 पॉइंट समथिंग इस सवाल का आएगा, 410। और जैसे करना चाहो तो ऐसे कर दो आप, ठीक है, आप करना चाहो तो ऐसे हो जाएगा 625 हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा अमाउंट, ये अमाउंट निकल के आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 7610.0625 में से 36 दुआ 7200 घटा दोगे तो ये हो गया 410.0625, ये हो जाएगा आपका। अगर एग्जैक्ट ही निकालना चाहते हो तो ये सवाल का आंसर आएगा 410.0625। अब इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए, पॉइंट में भी आप निकाल सको। और इनमें कोई डिजिट सम वगैरह का एक स्टूडेंट कर रहा था कि सर डिजिट सम वगैरह बता दीजिए, बहुत कम लगता है डिजिट सम। उनका क्या करोगे, वहां पे जब डिजिट सम करने के लिए बैठोगे उतने टाइम में तो क्वेश्चन का सवाल कर दोगे आप। इन पे काम करो आप, डिजिटल सम पे काम करोगे, कई जगह काम आता है, मानता हूं कि 25 में से 1 से 2 सवाल में काम आता है, बट सभी सवालों में काम कभी नहीं आएगा। एग्जामिनर भी जानता है कि डायरेक्ट अगर ऐसे ही सवाल दे देंगे कि 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, ये जैसे कट जाएगा, तो फिर क्वेश्चन ही क्यों देगा वो। फिर ऐसा पॉइंट में दे रहे, क्या है नियरेस्ट बोल दिए, यहाँ पे आप कुछ ही नहीं लगा सकते। फिर आपको तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगा सकते इसमें, तो 415, 410 और 405 दे रखे हैं, करीब करीब दे रखे हैं, ज्यादा दूर भी नहीं है, तब भी नहीं कर सकते। तो ये कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी आपको अंतर। तो ऐसे यहां से सारी कैलकुलेशन ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। अब सवाल देखो यहां से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 की राशि है वो 13,310 हो गई। इस सवाल को मैं बिना पेन लगाए कर सकता हूं, 3 साल आएगा इस सवाल का आंसर। कैसा आएगा भाई, मुझे यहां से डायरेक्ट पता है कि 10,000 की राशि 13,331 हो गई। 10,000 की राशि, तो मैंने यहां से बहुत सारे तरीके अभी आपको बताए। एक तो यहां से रेशियो वाला तरीका बताया था कि 10,000 की राशि है, ये कितनी होगी 13,310। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि प्रिंसिपल से अमाउंट वाला, और कैसे आया था ये 0 से 0 काट दो तो 10 का क्यूब लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है 11 का क्यूब लिखा हुआ है। तो ऐसे ही तो क्या था 10% की रेट से कि 10 से 11 हो गया, और अगर 3 साल दे रखा है तो क्यूब कर दोगे, 2 साल दे रखा तो स्क्वायर कर दोगे। तो क्या यहाँ पे ये 3 किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को तो डिनोट कर रहा है, और रेट क्या है यहाँ पे 10% ही है, तो टाइम कितना आ गया 3 साल आ गया। तो मुझे 10,000 और 13,31 दिखते ही क्या आ गया आंसर 3 साल आ गया। ऐसे नहीं करना चाहो तो इफेक्टिव रेट से कर दो। भाई यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है 3310 मिल रहा है, तो 3310 है वो 10,000 का निकाल दो इंटू 10%, तो ये आ गया 33.1%। तो यहां से 33.1% किस रेट की कितने साल के लिए इफेक्टिव रेट होती है, तो आप बोलोगे ये जो रेट है ये 10% के लिए 3 साल की इफेक्टिव रेट होती है, तो 3 साल आ गया सवाल का आंसर। 2 ही तरीके होते हैं टाइम निकालने के लिए, आप तो इफेक्टिव रेट से कर दो या फिर ये वाला रेशियो वाला तरीका लगा दो। 3 वर्ष के बाद में 13,380 रुपए हैं, वो 6 वर्ष बाद में इतना हो जाता। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कैलकुलेटिव है। इस सवाल को अगर आप बेसिक से करोगे तो ये 4 से 5 मिनट खा जाएगा आपका, और मेरा तरीका लगाओगे तो ये सवाल है आपका, आप पे डिपेंड करेगा आप कैलकुलेशन कितने लगाओगे। इसका डायरेक्ट तरीका है कम इंटू कम डिवाइडेड बाई ज्यादा, यही आ जाएगा इसका प्रिंसिपल। कब लगाना है, जब डबल हो। जैसे यहां पे 3 साल के लिए अमाउंट दे दिया, इसी का डबल 6 साल का दे दिया अमाउंट,
जैसे 2 साल का दे दे, 4 साल का दे दे, जैसे 4 साल का दे दे, 8 साल का दे दे, ऐसे अमाउंट दे दे, 2 अमाउंट दे दे डबल वाला, 3 साल का, 6 साल का, तब ये तरीका लगाओगे कम इंटू कम डिवाइडेड बाई ज्यादा, और ये कैलकुलेशन कर दोगे तो सवाल का आंसर आ जाएगा। कम क्या है यहाँ पे दोनों में, अमाउंट कम कौन सा है, 13,380, 13,380 इंटू 13,380 डिवाइडेड बाई ज्यादा, तो 20,070। सोल्व कर दो इस कैलकुलेशन को और आंसर आ जाएगा। 0 से 0 चला गया, 3 से काटोगे, 3 छीके 18 और 2 बच गया, 3 छीके 18, 3 नाम 27, 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 चौक 8 और 1 9 9, 3 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 छीके 18, ठीक है, ये बन गया। यहाँ 3 से और काट दोगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 से काटोगे तो ये आएगा आपके पास में 4 4 6, तो इसका डबल ही तो है 2, और 4460 का डबल कर दोगे तो 88, यानी 8920 आ गया कि इस सवाल का आंसर। बस इतना ही करना था इस सवाल में। ध्यान रखना, यहाँ से छोटी छोटी ट्रिक्स है, अगर इनमें बेसिक लगाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से, और अरिथमेटिक में सबसे ज्यादा जो ट्रिक बनती है ना, वो इसी टॉपिक की बनती है। इसी में आपको ध्यान रखना होता है, हर एक क्वेश्चन का अलग तरीका होता है। 8% की रेट से 2 साल के लिए साधारण ब्याज इतना है, ठीक है, साधारण ब्याज भी दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट मिक्स में सवाल आ गया। ब्याज की गणना अगर चक्रवर्ती की गई होती तो बताइए सेम रेट से चक्रवर्ती ब्याज कितना होता। एक लाइन में इफेक्टिव रेट से करेंगे। 1000 रुपए हैं, वो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट सीधी रेट इंटू टाइम होता है, 8 दूनी 16% की वैल्यू है। ये 16% की वैल्यू आपको 1000 दे रखी है, पूछा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो बताइए 8% की रेट से 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी होगी, डायरेक्ट माइंड में कर दोगे, 8 दूनी 16, 8 20 64, 16.64%। क्या ये निकाल दोगे यहां से, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा यहां से। तो 16 देखो, 16 एकम 16 और 16 चौक 64, तो यहां से 1.04%, तो 1000 तो ही, और यहां पे ये 40 और जुड़ जाएगा, तो 1040 इस सवाल का आंसर हो गया। ये एक लाइन में इस सवाल का आंसर हो गया। अगर ऐसे नहीं करना चाहते, आप बेसिक लगाना चाहते हो तो बेसिक लगा दो भाई। 2 साल में इसको 1000 रुपए का ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब पहले साल इसको 500 रुपए मिला और दूसरे साल भी 500 रुपए मिला, तभी तो 1000 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिला। और यहाँ पे 8% दे रखा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इस रेट, इस इंटरेस्ट पे तो इंटरेस्ट लगता है, तो इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, यानी 8% और मिल जाएगा इसको, तो 8 पंजे 40, तो इसको 40 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 1000 रुपए से 40 रुपए एक्स्ट्रा और कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलेंगे, तो सवाल का आंसर हो गया 1040। ऐसे भी सोच सकते हो आप, तरीके तो बहुत सारे हैं सोचने के। 2 वर्ष पहले रवि ने मोनू के 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपए की राशि उधार ली, चुकाने के लिए उसने कितने रुपए भुगतान करना पड़ेगा, अमाउंट आपसे पूछा क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, सीधा अमाउंट ही तो निकालना है, तो इफेक्टिव रेट लगा दो कि 3000 रुपए की राशि है, इफेक्टिव रेट कितनी होगी 4% की रेट से 2 साल के लिए, तो 8.16% होगी, तो आपको निकालना 108.16%, क्योंकि अमाउंट निकाल रहे हो, अमाउंट निकाल रहे हो तो 100 से जोड़ दिया करो उस रेट में, ठीक है। तो 108.16% निकालना, आंसर कौन सा आएगा, देखो 3000 का 100% 3000 ही होगा, 8% निकालना 2400 हो जाएगा, ठीक है, नहीं 8% निकालना है, अच्छा 8 या 24, तो 240 हो जाएगा, और फिर 0.16 और निकालना, 16 थी 48, तो यहां पे जो सवाल का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3244, ये 3200 वाला बनेगा, क्योंकि 3240 तो बन गया ना, यहाँ से 240 जोड़ोगे तब तो, और 0.16% यानी 3240 से थोड़ा सा ज्यादा सवाल का आंसर आएगा, तो यहाँ 3240 है, ये आ गया आपका आंसर 3244.80। ऐसे देख के ही कर दोगे आप, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, रफली कैलकुलेशन कर लोगे। इफेक्टिव रेट सबसे बेस्ट तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। 3500 की राशि है, वो 5% की रेट से की जाती है, तो अवधि बता दी है, चक्रवर्ती ब्याज इतना हो गया। अभी मैंने आपको 2 तरीके बताए, एक तो रेशियो वाला तरीका या फिर रेट वाला तरीका। अगर रेशियो निकालना है तो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में रेशियो निकाल दो, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में, प्रिंसिपल 35 है बट ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो अमाउंट आ जाएगा, 358 जोड़ दो तो ये हो गया 3858.75, और इनका रेशियो निकाल दो बीच में। रेशियो निकालोगे तो यहां पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो आ गया, 35 से डिवाइड कर दो तो 35 से कम 35, 3 बचेगा, 35 से कम 35, नहीं जा रहा भाग तो 0 आ गया, 35 2 70 हो गया, यहां 17 बच गया, 178 हो गया, तो यहां पे 0.75 है ना, 175 हो गया, और 175 5 बार चला गया, 11 0 25 हो गया, 25 से डिवाइड कर दो तो 25 चौक 100 400 हो गया, और 25 चौक 100 25 चौक 100 ये हो गया 441। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, यही तो लिख सकता हूँ।
और क्या 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/20 ही तो होती है ना। तो 20 से 21, और पावर आपको क्या डिनोट कर रही है, टाइम को तो डिनोट कर रही है। टाइम कितना हो गया, 2 साल हो गया। ऐसे नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका क्या है कि इफेक्टिव रेट निकाल लो आप, कि उसको ओवरऑल कितना इंटरेस्ट मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 358.75 है, और इसका यह है 3500 का कितना परसेंट है, तो 3500 का कितना परसेंट है, तो आप देखोगे 3500 का, तो ये तो 10 तो 1% हो गया पूरा का पूरा, 350 तो 10% ही हो गया, तो 10 पॉइंट समथिंग परसेंट बन रहा है। और 10 पॉइंट, और यहां 8.75 है, तो इसका ही तो यहां पे क्या है, इसका 8 चौक 32, तो क्या 4 तो है ना, तो यहां पे 10.25% तो मिल रहा ही है, ये 10.25% ही तो है भाई। इसका 10% निकालोगे तो 350 आएगा, और 0.25% निकालोगे तो 8.75 आएगा। तो 10.25% किसकी होती है, ये 5% की रेट से 2 साल के लिए होती है। तो 2 साल आंसर आ गया क्या आपके पास में, देख के बता दोगे इफेक्टिव रेट से। 3500 रुपए की राशि है ये, तो वैसे ही सेम सवाल आ गया। 12,500 रुपए पर 3% की वार्षिक दर से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए अगर वार्षिक किया गया है। तो सिंपल सा सवाल है, तो ये तो ऐसे कर दो आप, डायरेक्ट एक लाइन में करोगे सब सवालों को, एग्जाम वाले तरीके बता रहा हूं। तो 3% की रेट से 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट क्या होती है, 3x स्क्वायर वाले तरीके से बताया था, तो 9.2727% आया था। 3% की रेट से 3 साल के लिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27, इतना परसेंट निकाल दो, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है। तो 12,500 का लगभग अगर 10% निकालते तब तो 1250 होता, और 1250 से कम ही आएगा सवाल का आंसर। 12,500 पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना इतनी की गई हो। ठीक है, अगर यहां पे क्योंकि रफली कैलकुलेशन से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन बहुत करीब है, 1170, 1160, 1180 इस तरीके से, क्योंकि यहां पे ऐसे नहीं कर सकते। तो इस परसेंटेज से 2 जीरो तो चला गया, और अगर 125 से मल्टीप्लाई करना है, अभी मैंने तरीका बताया कि 1000 से तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 2 3, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 8 से डिवाइड कर दो, सवाल का आंसर आ जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 1 बच गया, 8 एकम 8, 8 4 12, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 7 बच गया, 8 नाम 72, और 7/8 हो गया, तो ये हो गया 87, ऐसा आ जाएगा आपके पास में। 1159.875 आएगा, और आपको रफली बताना था यहाँ पे, तो 1159 आ गया इस सवाल का आंसर। एक लाइन में ऐसे लिखोगे, सोल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। कोई बेसिक नहीं लगाना, कोई कुछ यहाँ पे अलग से तरीका नहीं लगाना, सबसे बेस्ट तरीके यही है। 14,000 रुपए की राशि है, 10% की रेट से निवेश किया गया। चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से अगर संयोजित किया जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त ब्याज कितना, उसके द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी, यानी अमाउंट हमसे पूछा गया है। तो 10% की रेट से अगर अर्धवार्षिक किया गया है तो रेट को तो कर दोगे आधा, और टाइम हो जाएगा दुगना। कितनी होती है इफेक्टिव रेट, 10.25% होती है। हमें अमाउंट पूछा गया है तो एक लाइन में कर दोगे, एग्जाम में बस इतना ही लिखोगे, ये माइंड में करोगे, 110.25% निकाल दो, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 110.25% निकालना है। परसेंटेज से 2 जीरो तो चला गया। 140 को 110.25 से मल्टीप्लाई करना है। 140 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया आपके पास में 14,000। 140 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 14। तो यहाँ 0.25 से है तो इग्नोर भी कर सकते हो इस चीज को, तो ये हो गया 0 0 4 5 1, तो 15,400 उसके करीब आएगा आंसर। 15,400 से ज्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन है 15,400 से ज्यादा का, तो 15,435 इस सवाल का आंसर आ गया। पॉइंट को इग्नोर कर भी सकते हो। अरुण है, अरुण ने जयंती से 10% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,000 रुपए उधार लिए, और उधार लिया जाता है 2 वर्ष बाद में उसके पूर्ण बकाया का भुगतान करने होती है, कितने रुपए देना पड़ेंगे। तो अमाउंट पूछा गया है, तो अमाउंट पूछा गया तो इफेक्टिव रेट से ही कर दो कि 9,000 रुपए लिए और 10% की रेट से इफेक्टिव रेट 21%, तो अमाउंट कितना होगा 121%। सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 9 9 दूनी 18 और 9 और 1 10, ये आ जाएगा सवाल का आंसर। 10,890 रुपए वो इसको पेमेंट करेगा। ब्याज की गणना वार्षिक की गई, 36,000 रुपए का ब्याज है, वो 6 वर्ष बाद में स्वयं का तिगुना हो गया। क्या वही सेम सवाल है क्या कि 6 साल में 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18 साल में कितना हो जाएगा,
18 साल में। तो बताइए यहाँ पे कितना है, 36 18, 3 गुना है क्या? तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, 3 की पावर 3, तो ये 27 गुना होगा यहाँ पे। उसी का उल्टा सवाल पूछ लिया गया, तो 27 गुना हो जाएगा इस 18 साल बाद में। तो जो अमाउंट आपके पास में 36,000 था, प्रिंसिपल 36,000 था, वो 18 साल बाद में 27 गुना आ जाएगा। इसको सोल्व कर दो, 27 इंटू 36 कर दो, तो 27 इंटू 36 करोगे तो कैसे कर दो आप, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1008 आता है, सॉरी 108 आता है। अगर 3 से करते हो तो 30 से किया तो 1080 हो गया। 36 दिया, 108 इसमें से कम कर दो, ज्यादा कर दिया था हमने, तो 8 और 2 10, 7 और 9 है, तो ये हो गया 8, तो 872 हो गया। और 3 जीरो तो है ही इसके पास में, ये लगा दो, आंसर आ गया 872 000, डी ऑप्शन आ गया इस सवाल का आंसर। ब्याज की गणना अगर चक्रवृद्धि आधार पर की गई तो 2400 रुपए की राशि हो 5% की रेट से 2 सालों में प्राप्त मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर दो, 10.25% रेट हो गई और अमाउंट कितना होगा 110.25%। तो 2400 का 110.25% निकाल दो। अभी हमने सोल्व भी किया था यहां से इस तरीके का सवाल, 2400, ठीक है, परसेंटेज से 2 जीरो तो चला गया, 2400 हो गया, 240 हो गया, इग्नोर कर सकते हो, 2640 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 2640 से थोड़ा सा ज्यादा 2646 आ गया सवाल का आंसर। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की गई है, रेट को आधा करना है, टाइम को दुगना करना है। 16,000 रुपए की राशि है, 20% की रेट से 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, रेट हो गई आपकी 10%, टाइम हो गया दुगना 2 साल, इफेक्टिव रेट हो गई 21%, कितना हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट पूछा गया है, तो अमाउंट पूछा गया है तो 16,000 का 121% निकाल दो, एक परसेंटेज से 2 जीरो चला गया, यह आ गया आपके पास में 16,000 और 16 दूना 32, 320 और 16, ये सवाल का आंसर आ जाएगा 6 3 3 6 16 300, गलत कर दिया क्या मैंने, 16 को 20 से कर दोगे ना, 16 दूना 38, सॉरी 16 दूना 32 होता ना, क्या 38, 16 दूना 32, 20 से करेंगे और 160 हो गया, 1 से करेंगे तो 0 6 3 9 1, 19,360 इस सवाल का आंसर आ गया। एक चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेशित की गई 6 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो गई, स्वयं की दुगनी हो गई, कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, माइंड में कर सकते हो क्या, 2 की फॉर्म में लिखना है 8 को, तो 2 की पावर 3, तो यहाँ 6 है तो 6 का 3 गुना कर दोगे, 36 18 साल हो, 18 वर्ष हो गया, सवाल का आंसर आ गया ए ऑप्शन। बोला था मैंने इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। लास्ट सवाल देखो, और बाकी के क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। 20,000 रुपए की राशि है, 10% की रेट से n वर्ष को बाद में मिश्र धन है वो इतना हो गया, तो बताइए टाइम बता दीजिए। अभी मैंने 2 तरीके बताए कि आप या तो 20,000 से 26,620 ये रेशियो निकाल दो, तो क्या ये 1000 से 13 का रेशियो इतना है, तो 3 साल आएगा 10% की रेट से डायरेक्ट ही, तो 10 के क्यूब से 11 का क्यूब, और ये किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है, आंसर आ गया। या फिर परसेंटेज से कर सकते हो, सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अगर कोई नया स्टूडेंट ही अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, चाहे वो एसएससी के कर रहा हो, चाहे रेलवे की कर रहा हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कर रहा हो, और आपको अर्थमेटिक में अगर प्रॉब्लम आ रही है, वैसे एडवांस मैथ का भी आपका अलग से बैच अवेलेबल है, अभी उसमें चल रहा है प्रोसेस, तो अभी एक टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, बाकी चल रहा है, बाकी कंप्लीट अर्थमेटिक अभी अवेलेबल है। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो अर्थमेटिक में आती है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके होते हैं, कैलकुलेशन होती है, बहुत सारे ट्रिक्स होती हैं, तो सारे आपको बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, सारी चीजें आपको, जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन है वो सारे पता होने चाहिए, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक है, तो अर्थमेटिक का अलग से ही बेच है, तो आप प्ले स्टोर से मैथ्स विद गजानंद ऐप डाउनलोड करके एक बार जरूर ट्राई करना, इस बेच को कंप्लीट डिटेल से पढ़ाया गया मैंने, ठीक है। ऐसे आपको बिल्कुल ऐसे नहीं किया कि हाँ से एग्जाम में ऐसा आप डायरेक्ट कर दोगे, ये ऐसे कर दोगे, पहले बेसिक कंसेप्ट, उसके जितने तरीके हैं क्वेश्चन को करने के वो सारे तरीके से मैंने बताए। एग्जाम में आपको कैसे सोचना है, थॉट प्रोसेस कैसे लगानी है कि एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही कर दे अपन, बिना पेन लगाए क्वेश्चन को सोल्व कर दे, तो सारी अप्रोच इस पेज में समझाई गई है, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये बेच अभी है, ये आपको 549 में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैथ 01 कोड अप्लाई कर देना तो 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको ये लगभग 500 से नीचे में ही कोर्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। और बहुत डिटेल से पढ़ाया गया है, एक बार जरूर इसको ट्राई करना, इसको कंप्लीट कर लोगे पूरी अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेना, चाहे सीसेट की, यूपीएससी लेवल की तैयारी कर लेना, तो अर्थमेटिक में तो किसी तरीके से आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी एडवांस मैथ का अभी चल रहा है, और लेना चाहो तो आप ले सकते हो, तो वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से ऐप एनरोल कर सकते हो इस बैच के लिए। आज के लिए इतना ही करते हैं, और बाकी के जो 20 सवाल हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सेम इसी तरीके से बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है आपको।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।